हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर आई स्पेसिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विजन मेंस 365 मैगजीन का लेक्चर नंबर 4, जिसमें लेक्चर नंबर 1 2 3 में हमने पॉलिटी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे, जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड थे, जिसको स्टैटिक से हमने लिंक करके उसको तो एक्सप्लेन कर दिया था। अभी हमारा टॉपिक है गवर्नेंस से रिलेटेड, जो कि जीएस पेपर 2 के काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शन है। तो आइए हम डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। तो गवर्नेंस से रिलेटेड जो पहला टॉपिक है, एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एट ग्लांस, मीन्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है उससे रिलेटेड है। तो बेसिकली क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इंटाइटल्स टू इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, मीन्स जो सरकारी योजनाएं होती हैं उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने को ही हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म बोलते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की ज़रूरत क्यों है? तो पहला तो है कि जो चेंजिंग सरकमस्टेंसेस हैं, लाइक अभी न्यू एज में नई नई टेक्नोलॉजीज आते जा रही हैं, जैसे एआई हुआ, मशीन लर्निंग हुआ। तो इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की ज़रूरत है, ताकि इससे क्या होगा कि हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ होगा और ये पब्लिक ओरिएंटेड रहेगा। दूसरा पॉइंट है कि हमें आउटकम पे फोकस ज़्यादा करना है रादर देन प्रोसीजर। मीन्स यूजुअली क्या होता है कि हम लोग प्रोसीजर फॉलो करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, तो इसी पे फोकस किया गया। मेन फोकस हमारा क्या होना चाहिए, आउटकम पे, लाइक कि फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, ना कि हमारे प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब हम प्रोसेस फॉलो करने जाते हैं तो उसमें काफ़ी डिले हो जाती है ब्यूरोक्रेसी में। इसी को हम रेड टेप बोलते हैं, रेड टैपिज्म भी बोलते हैं इसको। एंड तीसरा पॉइंट है कि पुअर पब्लिक परसेप्शन, मीन्स जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको लेकर पब्लिक के बीच में काफ़ी उनका बैड इमेज है। इन सब ये मेन एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रीज़न है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से रिलेटेड। और क्या होगा कि जब भी इनका इफ़ेक्टिवनेस बढ़ेगा, सरकारी जो कर्मचारी हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, इनका जब भी एफिशिएंसी या फिर परसेप्शंस काफ़ी अच्छा होगा समाज में, तो फिर इससे क्या होगा कि जो सिविल सर्विसेज हैं इनका इफ़ेक्टिवनेस बढ़ जाएगा। एंड उसके बाद एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम होनी चाहिए, जिससे हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो हैं, लाइक तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर ब्लॉक लेवल पे जो भी ऑफिसर्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए या मेज़र करने के लिए एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए कि कौन सा अधिकारी कितना अच्छा काम कर रहा है, कौन सा अधिकारी का एफिशिएंसी बहुत कम है, एंड पब्लिक के बीच में कौन से ऑफिसर्स हैं जिनका काफ़ी बैड इमेज है। एंड उसके अलावा एक पॉइंट है कि जो फोकस होना चाहिए हमारा सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पॉलिसीज़ ऐसे आती हैं वो प्रोसेस ओरिएंटेड रहती हैं, बट अभी मेन फोकस होना चाहिए कि वो सिटीजन जो आम नागरिक होता है उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको देखते हुए मेन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और उसको इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की होती है। इसमें वे फॉरवर्ड देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। लाइक एक एग्जीक्यूटिव सिनर्जी होनी चाहिए, जो अपना एग्जीक्यूटिव मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं और जो उससे रिलेटेड सिविल सर्विसेज हैं, इनमें कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। इससे जब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाता है तो फिर ऑफिसर्स जो होते हैं, जो फील्ड लेवल पे वर्क करते हैं, उनमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से इन्फ्लुएंस आ जाता है। तो इन्फ्लुएंस आने की वजह से वो काफ़ी अच्छे वे में वर्क तो नहीं करते हैं। लाइक क्या होता है, वो पार्शियलिटी इससे जनरेट होता है। दूसरा पॉइंट है कि स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, लाइक अभी जब भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं वो एक किसी भी एक मैटर में एक्सपर्टीज़ उनको नहीं होती, लाइक क्योंकि जो भी सिविल सर्विस होते हैं उनको सिर्फ एज अ ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी के लिए सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए होता है, और वही ग्रेजुएशन को जो ग्रेजुएट होते हैं उनको ट्रेनिंग देके डिफरेंट फील्ड्स में भेजा जाता है। तो फिर इससे रिलेटेड क्या है कि ये बोल रहा है कि स्पेशलाइज सर्विस होनी चाहिए। मीन्स कोई रिवेन्यू से आ रहा है तो उसको रिवेन्यू के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए।
कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी एडमिनिस्ट्रेशन में है तो उसको एग्रीकल्चर का काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस और नॉलेज होनी चाहिए। एंड अगला पॉइंट है हमारा कि परफॉर्मेंस रिव्यू डेडिकेटेड अथॉरिटी होनी चाहिए, जो कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो गए, आईएएस हुए, पीसीएस हुए, या फिर ब्लॉक लेवल, तहसील लेवल के जितने भी ऑफिसर्स हैं, उनका टाइम टू टाइम परफॉर्मेंस का रिव्यू किया जा सके, ऐसी एक अथॉरिटी होनी चाहिए। एंड उसके बाद जो लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी, लाइक जो भी नए नए टेक्नोलॉजी आ रही हैं उसको इंक्लूसिव करना, जैसे ब्लॉकचेन हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इसको हम अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं इस नए नए टेक्नोलॉजी को यूज करके जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है उसको काफ़ी इफेक्टिव वे में किया जा सकता है। तो ये हमारा वे फॉरवर्ड है जिससे हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी इशू हैं इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है गवर्नेंस से रिलेटेड की रोल ऑफ सिविल सर्विसेज सर्वेंट्स इन गवर्नेंस। मीन्स जो गवर्नेंस होता है, सरकारी जो कर्मचारी ऑफिसर्स होते हैं जो सरकारी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसमें सिविल सर्वेंट का क्या रोल होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने जो सिविल सर्विसेज डे होता है उस दिन हाईलाइट किया था कि सिविल सर्विसेज का जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनका एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है गवर्नेंस और पब्लिक वेलफेयर में। तो अभी हम देख लेते हैं कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनका गवर्नेंस में क्या क्या रोल होता है। एक पहला होता है कि कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नेंस। मीन्स सपोज कोई भी गवर्नमेंट आती है 5 साल के लिए और वो 5 साल के बाद चली भी जाती है, तो जो नई गवर्नमेंट आती है तो ये क्या हो गया, ये टेम्पररी हो गए। आज जो भी इलेक्ट होकर आता है वो 5 साल रहता है, फिर नेक्स्ट टाइम पॉसिबली ये भी आ सकते हैं एंड न्यू गवर्नमेंट भी आ सकती है। तो ये क्या होता है कि पॉलिसी यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाती है। कुछ पॉलिसी ऐसी होती हैं कि पार्टी ए ने, जो प्रीवियस रूलिंग पार्टी है, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, बस जो नेक्स्ट जो भी पार्टी सत्ता में आती है उस योजनाओं को बंद कर देती है। तो ये एक ड्रॉबैक है। तो सेम उसी सेंस में जो गवर्नेंस होता है, गवर्नेंस में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं उनकी कंटिन्यूटी होती है, एक हमारा प्लस पॉइंट है ये इसके लिए। इन जो दूसरा पॉइंट है अपना कि इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन ग्राउंड। जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनको ही जिम्मेदारी दिया जाता है कि सरकारी जो भी स्टेट प्लस यूनियन लेवल के जितने भी पॉलिसीज़ होती हैं उनको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है सिविल सर्वेंट्स की होती है। एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन मीन्स कोई भी सरकार पॉलिसी लेकर आना चाहती है तो क्या होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं उनसे इनपुट लेती है कि लाइक आपके बेल्ट में आपके रीजन में, आपके एरिया में क्या क्या इश्यूज़ हैं और वहाँ के लोकल्स का क्या क्या इशू है और उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो इन सब का डेटा को एनालिसिस करने के बाद या डेटा को देखते हुए, डेटा का सर्वे होने के बाद जो गवर्नमेंट होती है वो पॉलिसी लेकर आती है। तो ये काफ़ी उनका एक फीडबैक सिस्टम होता है। तो ये जो भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट होता है या पॉलिसी मैन्युफैक्चरिंग में जो भी इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी हेल्प करता है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो डेमोक्रेसी है इसको जितना हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, डेमोक्रेसी हमारा जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा उससे जो भी पॉलिसीज़ हैं अच्छे पॉलिसी आएंगी। और इस डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं लाइक फ्री एंड फेयर इलेक्शन। मीन्स जो भी इलेक्शंस होते हैं, चाहे इंडिया लेवल का हुआ, चाहे स्टेट लेवल के हुए, पंचायत हुए, म्यूनसिपैलिटीज़ हुए, जो भी इलेक्शंस होते हैं वो फ्री होना चाहिए और फेयर होना चाहिए। मीन्स किसी भी पार्टी विशेष का कोई वहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन हुए और स्टेट इलेक्शन कमीशन, इन दोनों को फ्रीली इलेक्शन कराना चाहिए और जो भी उसका रिजल्ट है उस बेसिस पे गवर्नमेंट फॉर्म करनी चाहिए। एंड इसमें डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए दूसरा पॉइंट है इंक्लूसिव डेमोक्रेसी। इंक्लूसिव डेमोक्रेसी क्या होता है कि इंक्लूसिव मीन्स सारे जो समूह या सारे वर्ग के लोगों को एक में शामिल कर लेना, उसी को इंक्लूसिव बोलते हैं। मीन्स हमारे डेमोक्रेसी में सारे वर्ग का, सारे जितने भी वर्ग होते हैं सारे, जैसे गरीब हो गए, फार्मर्स हो गए
वुमेन्स हो गए, यूथ हो गए, तो इन सारे लोगों का इंक्लूसिवनेस होना चाहिए, जिससे कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन में सारे वर्ग को ध्यान रखा जाए। तो इसी को बोलते हैं वॉइस ऑफ वॉइसलेस। जैसे कुछ लोग होते हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, या फिर उनके क्या क्या मुद्दे हैं उन लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं होता है। तो ये डेमोक्रेसी जो होता है, वॉइस ऑफ वॉइसलेस जो नहीं बोल पाते हैं उनके लिए भी एक वॉइस का काम करता है। जैसे एक आया था स्वीकृति स्वीकृति योजना लेकर आई थी गवर्नमेंट, जिसमें जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी होता है इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये योजना लाई थी। बाकी का ये जो जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं ये एग्जाम पॉइंट आपसे उतने इम्पोर्टेंट नहीं है आपके पास। मैं टेलीग्राम अपने चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ से इनकेस पढ़ना चाहेंगे, सपोज आप 25 या फिर 25 या फिर 26 में आप अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं तो ये सब आ रहा, आप इसको पढ़ सकते हैं। बट 24 का एग्ज़ाम देने वाले जितने भी एस्पायरेंट्स हैं वो इन पॉइंट्स को इग्नोर कर सकते हैं, उतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हम टेलीग्राम पे डाल सकते हैं, डाल देंगे इस पीडीएफ को, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड जितने टेलीग्राम पे अधिक से अधिक लोग ज्वाइन करिए। वहाँ पे जो भी पढ़ाई से रिलेट जो भी हम यहाँ पे कंटेंट पढ़ाते हैं वहाँ पे उसका सॉफ्ट कॉपी वहाँ पे शेयर करते हैं। तो सिविल जो सर्विसेज है उसके फंक्शन से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस है वो देख लेते हैं। एक तो ऑटोनॉमी का मेजर इशू है, लाइक कोई भी जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो स्ट्रिक्टली वर्क करते हैं या फिर कि पॉलिटिकल पार्टी का बात नहीं सुनते हैं तो उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ऐसा एक इशू है। तो एक तो ये हो गया, पॉलिटिकल प्रेशर होता है, जो भी सिविल सर्वेंट होते हैं उन पे ऊपर से काफ़ी प्रेशर होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, क्योंकि वो लोग फेवर करना चाहते हैं, कोई पार्टी ए पार्टी बी किसी का फेवरिज्म के लिए ये पॉलिटिकल प्रेशर होता है। और बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं लोअर लेवल पे, उनको कोई भी काम करने के लिए उनके सीनियर जो होते हैं हायर लेवल पर उनकी अप्रूवल की ज़रूरत होती है। जो भी हायर अथॉरिटीज़ होती हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है अप्रूवल की। तो ये ऑटोनॉमी का एक इशू है। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक बहुत सारे इंडियन सिटीज़ में क्या होता है कि स्पेशली जो रूरल एरियाज़ होते हैं जो काफ़ी बैकवर्ड होते हैं वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है। तो ये एक दो मेजर इशू हैं, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज। सपोज कहाँ किसी तहसील या फिर किसी डीएम ऑफिस में 10 स्टाफ की ज़रूरत है बट वहाँ पे करंटली 6 स्टाफ ही सर्विंग कर रहे हैं, तो इन पे क्या होता है कि वर्कलोड काफ़ी बढ़ जाता है, और वर्कलोड बढ़ जाने से जो उनका इफेक्टिवनेस होता है ये भी काफ़ी कम हो जाता है। तीसरा पॉइंट है रेड टैपिज्म, मीन्स जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उसमें एक हायरार्किकल सिस्टम होता है। तो हायरार्किकल सिस्टम मीन्स किसी भी ऑफिसर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं उनके ऊपर कोई ना कोई दूसरा अधिकारी होता है, ऑफिसर्स होता है। तो फिर इसी को हायरार्किकल एक इशू है। तो हायरार्की में कोई भी काम करने के लिए क्या होता है कि जो डिसीजन होता है वो काफ़ी स्लो हो जाता है। सपोज किसी एक पर्सन को डिसीजन लेना है तो वो इमीडिएटली डिसीजन ले सकता है, बट सपोज उसी पर्सन को अपने हायर अथॉरिटी से परमिशन या फिर अप्रूवल की ज़रूरत पड़ जाती तो सेम काम जो इमीडिएटली हो सकता है उसको 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा लग सकते हैं। तो फिर इसी को रेड टैपिज्म बोलते हैं। एंड उसके अलावा है सिक्योरिटी का इशू, क्योंकि क्या होता है कि जो काफ़ी अच्छे अधिकारी होते हैं, ऑफिसर्स जो अच्छे होते हैं उन पे करप्शन करने वाले लोग जो होते हैं उनको टारगेट करते हैं। तो उन पे वायलेंस का एक तो डर बना रहता है कि थ्रेट्स भी, धमकी भी मिलती रहती है। जैसे क्रिमिनल जो होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं स्पेशली, जो क्रिमिनल हुए और एक्सट्रीमिस्ट जो हुए ये लोग उनको धमकी देते रहते हैं, क्योंकि उनका फेवर ये लोग नहीं करते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं कि जो सही होता है सही को सही बोलते हैं, इसकी वजह से उन पे सिक्योरिटी का भी एक इशू आ जाता है। तो इसका हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इफ़िशियंसी होनी चाहिए और इंटीग्रिटी होनी चाहिए। इंटीग्रिटी मीन्स अपने जॉब को लेकर सच्चाई रहे, ईमानदारी रहे, इसी को इंटीग्रिटी बोलते हैं।
अगला टॉपिक हम देखते हैं कि लोकपाल और लोकायुक्त, ये भी गवर्नेंस में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यूपीएससी अभी हम लास्ट पेज पे दिखाएंगे कि ये इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो ये लोकपाल और लोकायुक्त काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि उत्तर प्रदेश असेंबली ने एक बिल पास किया था, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल 2024। तो हम देख लेते हैं कि लोकायुक्त एंड लोकपाल क्या होता है। तो इसमें एक बिल आया था, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। इसमें एक स्टैचुटरी बॉडी है, मीन्स स्टैचुटरी बॉडी क्या होती है कि सपोज जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें उसका प्रोविज़न दिया रहता है, वो किसी प्रोविज़न से बनता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। और कोई भी जो लॉ होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं होता है, बट किसी न किसी एक्ट उसकी से सपोर्ट उसको मिलता है, उसी को हम स्टैचुटरी बॉडी बोलते हैं। तो जो लोकपाल होता है वो यूनियन के लिए काम करते हैं, मीन्स जो लोकपाल होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और जो लोकायुक्त होते हैं वो स्टेट्स के लिए काम करते हैं। और इनका जो एम होता है, जो मेन एम होता है, वो जितने भी एलिगेशंस लगते हैं करप्शंस से रिलेटेड, इस पे ये लोग इंक्वायरी करते हैं। और जो लोकपाल होते हैं ये एक बॉडी है जिसमें 8 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम 8 मेंबर हो सकते हैं। और इस 8 मेंबर में 50% जुडिशियल मेंबर होते हैं, मीन्स 8 हैं तो उसमें से 4 तो जुडिशियल ऑफिसर रहेंगे एंड रिमेनिंग जो 50% है उसमें से एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी एंड वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। ये लोकपाल का जो मेंबर होते हैं उसमें उनका कंपोजिशन है चेयरमैन और 8 मेंबर होते हैं। दूसरा है, और इनका एक और पॉइंट है कि ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो उनका टेन्योर होता है वो 5 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं और 70 साल तक काम करते हैं। मीन्स जो भी पहले हो गया, सपोज 5 साल पहले कंप्लीट हो गया तो रिटायर हो जाएंगे, 5 साल बाद में कंप्लीट होता है बट उम्र उनका 70 साल हो जाता है तो वो पहले रिटायर एज के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट है अपना लोकायुक्त। तो लोकायुक्त का जो जुरिस्डिक्शन होता है, मीन्स लोकायुक्त जो करप्शन के चार्जेज होता है वो सीएम, मिनिस्टर्स और एमएलए के खिलाफ कोई भी चार्जेस करप्शन के एलिगेशंस लगते हैं तो इनके लिए ये इंक्वायरी कर सकता है। दूसरा अपना है कि लोकपाल, जो लोकपाल का जुरिस्डिक्शन है प्राइम मिनिस्टर हैं, अदर मिनिस्टर्स हैं, एमपी हो गए, और जो ग्रुप ए बी सी के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके भी ये जुरिस्डिक्शन होता है। स्पेशली वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लोकपाल होते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि लोकपाल और लोकायुक्त से रिलेटेड क्या क्या करंटली इश्यूज हैं। पहला तो इनका डिले इन अपॉइंटमेंट, कि क्योंकि ये जो बिल था 2013 में पास किया गया था बट ये अपॉइंटमेंट जो फर्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट हुआ था वो 2019 में हुआ था, मीन्स तो ये काफ़ी डिले हुआ। बिल तो पास हो गया था बट डिले हुआ, बाद में हम बताएंगे कि क्यों डिले हुआ था। और इसमें क्या होता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी रहता है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट होती है, रूलिंग गवर्नमेंट होती है, वो किसी न किसी पार्टी से बिलोंग करती है तो पार्टी अपने बेनिफिट के लिए वो उसमें इन्फ्लुएंस उनका रहता है। और इसमें एक और ड्रॉबैक है कि जो अपॉइंटमेंट होता है उससे रिलेटेड कोई भी फिक्स क्राइटेरिया नहीं रखा गया है कि कौन लोकपाल और लोकायुक्त बन सकते हैं। और एमिनेंट, उसमें एक और प्रोविजन डाला है कि कोई भी एमिनेंट जूरिस्ट भी उसके मेंबर हो सकते हैं लोकपाल के, बट डिफाइन नहीं किया है कि जो एमिनेंट जूरिस्ट हैं इनको किसको हम एमिनेंट जूरिस्ट बोलेंगे, ये प्रॉपरली इसमें इस बिल में डिफाइन नहीं किया है। और जो कंप्लेंट आता है इनके लिए, उस पर बहुत सारे कंप्लेंट ऐसे आते हैं जिस पे बिना कोई काम किए ही उसको डिस्पोज कर दिया जाता है। मीन्स एक डेटा के अकॉर्डिंग बोला गया था कि 68% जो करप्शन के चार्जेस थे वो बिना इंक्वायरी के ही उसको डिस्पोज कर दिया गया था। मीन्स ये काफ़ी ये हाईलाइटेड इश्यूज है लोकपाल से रिलेटेड, और इसको इम्प्लीमेंट करने में भी काफ़ी चैलेंज है क्योंकि इसके जो जुरिस्डिक्शन है, पीएम है, मिनिस्ट्रीज़ हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ये सारे ऑफिसर्स हैं, तो इसको इम्प्लीमेंट करने में भी एक चैलेंजेस हैं। और इनके पास
कोई ऐसा जुरिस्डिक्शन नहीं दिया गया है, मीन्स इनको कोई बहुत स्पेशल पावर नहीं दिया गया है। ये क्या कर सकते हैं, सिर्फ इंक्वायरी कर सकते हैं और रिपोर्ट अपना सबमिट कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और इसमें प्रोविज़न है कि इसमें सिर्फ 7 साल तक के ही केसेस को फाइल किया जा सकता है, ये उससे पुराने केसेस को फाइल नहीं किया जा सकता है। हाँ, और इसमें देख लेते हैं कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी मैंने बताया था कि इशू 2013 में ही बिल पास हो गया था, लेकिन 2019 में फर्स्ट लोकपाल युग ये किए गए थे। और इसका रीज़न ये था क्योंकि जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, इनका सीट वैकेंट होने की वजह से लोकपाल को अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया था। और इसका इफेक्टिवनेस जो कम होने का एक और रीज़न है क्योंकि इनको प्रॉपरली बजट का एलोकेशन नहीं होता है। तो जब तक बजट का एलोकेशन नहीं करेंगे वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे। कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी हैं लोकपाल से रिलेटेड कि कुछ केसेस में, जैसा कि पीएम जो होते हैं, पीएम हुए और जो भी मिनिस्टर्स जो हुए, ये भी इनके जुरिस्डिक्शन में आते हैं लोकपाल के। बट कुछ सिनेरियो में क्या होता है कि जो पीएम होते हैं उन पे जुरिस्डिक्शन को एक्सेप्शन में डाला गया है कि कभी भी पीएम के ऊपर करप्शन चार्जेस लगते हैं, और स्पेशली जो करप्शन होते हैं वो इंडिया के बाहर या इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड होते हैं। तो इस केस में जो लोकपाल है पीएम पे कोई भी इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं। तो एक तो पहला ये हो गया कि इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड चार्जेस हैं, और इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड चार्जेस हैं, पब्लिक कोई ऑर्डर है उससे रिलेटेड चार्जेस हैं, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड कोई चार्जेस हैं या फिर स्पेस से रिलेटेड कोई चार्जेस हैं। तो इन केस में पीएम के ऊपर कोई भी इंक्वायरी नहीं किया जा सकता है लोकपाल के द्वारा। दूसरा पॉइंट है कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं एंड आर्म फोर्सेस होते हैं, इनको भी लोकपाल के बाहर रखा गया है। तीसरा पॉइंट है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, वो कवर नहीं किए जाते हैं इसमें लोकपाल में। तो ये 3 एक्सेप्शंस हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हम आगे देख लेते हैं कि लोकपाल और लोकायुक्त की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। तो पहले क्या था कि एंटी करप्शन जो एजेंसी थी वो काफ़ी इंडिपेंडेंट नहीं थी। इसको करेक्ट करने के लिए इसमें लोकपाल और लोकायुक्त को लाया गया था। इसकी आ जाने से क्या होगी कि जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ये दोनों बढ़ जाएगी। तीसरा पॉइंट है अपना कि जो करप्शंस होते हैं उसको हैंडल करने के लिए एक मैकेनिज्म मिल जाएगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि एक मिडल पाथ क्या होनी चाहिए, सपोज यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो। जो लोकपाल होते हैं, लोकपाल और लोकायुक्त होते हैं, पहले तो इस सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि वो इंडिपेंडेंटली वर्क करने चाहिए। बाकी तो डिसेंट्रलाइज्ड है और स्टेट लेवल के लोकायुक्त से रिलेटेड है, तो ये तो ओके है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि दोनों जो लोकपाल और लोकायुक्त होते हैं, लोकपाल सेंट्रल लेवल पे होते हैं, लोकायुक्त स्टेट लेवल पे होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस शुड वर्क। ई गवर्नेंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे बट बता देते हैं ई गवर्नेंस क्या होता है। कोई भी गवर्नेंस से रिलेटेड पॉलिसीज़ है उसका इम्प्लीमेंटेशन यदि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से होता है तो उसको हम ई गवर्नेंस बोलते हैं। लाइक ऑनलाइन कोई काम हो जाता है उसी को हम ई गवर्नेंस बोलते हैं। और इसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं, लाइक G2C हो गया, गवर्नमेंट टू सिटीजन, मीन्स गवर्नमेंट के द्वारा जो डायरेक्ट जो सिटीजन होते हैं उनको बेनिफिट जब पहुंचाया जाता है उसी को गवर्नमेंट टू सिटीजन बोलते हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज़ होते हैं, तो ये क्या रहता है कि ये जो सिटीजन्स होते हैं उनको उनसे डायरेक्ट ये कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, ये गवर्नमेंट अपने दूसरे गवर्नमेंट ऑफिसर से ही कांटेक्ट करती है। इस लाइक जैसे ई कोर्ट हो गया, ये इसमें सिटीजन इसका सिर्फ एक्सेस कर सकता है, बट ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सर्विसेज हैं। ई पुलिस हो गया जिसमें ऑनलाइन आप FIR फाइल कर सकते हैं, तो ये सब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सर्विसेज हैं। कुछ सर्विसेज तीसरा है कि गवर्नमेंट टू बिजनेस
सर्विसेज लाइक टैक्सेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स हो गए, ये गवर्नमेंट टू बिजनेस हो गया। एंड हो गया कि गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, मीन्स जो भी सरकारी एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट का, उनसे कुछ काम है तो वो गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय कैटेगरी के अंडर ई गवर्नेंस का पार्ट आता है। जैसे ई पेंशन हो गया, ई लर्निंग मेथड हो गया, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड। बाकी ये स्टैटिक का पार्ट है, आप इसको देख लीजिएगा। हम आगे इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, क्योंकि सारा हम कवर करने लगेंगे तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा। अगला हमारा टॉपिक है कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी, मीन्स जो नए नए टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनको पब्लिक जो सर्विसेज हैं, जो सिटीजन सेंट्रिक स्कीम्स होती हैं, पब्लिक को डिलीवर कितना आसानी से किया जा सकता है टेक्नोलॉजी की हेल्प से, इसी को रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन पब्लिक डिलीवरी सिस्टम बोलते हैं। क्योंकि एक जो अपने कैग हैं, इन्होंने एक उठाया था मुद्दा कि जो आईटी सिस्टम्स और टेक्नोलॉजी है उसको हम यूज़ करके पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी इफेक्टिव वे में कर सकते हैं। तो जो डिजिटल इसमें सर्विसेज हैं उससे बेनिफिट ये है कि आप किसी भी समय कहीं से भी आप उस सर्विसेज का बेनिफिट ले सकते हैं, लाइक एनी टाइम एनी वेयर ऑन एनी प्लेटफॉर्म। तो ये एक इसका टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप कभी भी कहीं से भी एक्सेस ले सकते हैं। लाइक अभी आपको कुछ भी, सपोज आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवानी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको बनवानी है, तो पहले क्या सिस्टम था, आप ऑफिस जाइए, तहसील ऑफिस जाइए, वहाँ से आप बनवाएंगे। उसका टाइमिंग क्या था, 10 to 5, 10 to 4 था। सपोज 4 के बाद और 10 के पहले कोई भी काम नहीं होता था। और अभी क्या हो गया, ऑनलाइन ई गवर्नेंस के थ्रू क्या होता है कि ऑनलाइन हो गया, तो आप एनी टाइम आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, एनी टाइम आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई होने के बाद वो जैसे अप्लाई करेंगे तब वैसे उसके बाद रिस्पेक्टिव जो भी उसका अप्रूवल अथॉरिटी रहेगा उसके पास जाएगा। तो वो ऐसा नहीं है, टाइम का वेट नहीं करेंगे, वो किसी भी टाइम अप्रूव भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम उस पर रिपोर्ट लगा सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। और देख लेते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है उसका इम्पोर्टेंस क्या है सर्विस डिलीवरी में। इससे क्या होता है कि सेव्स टाइम और एंड मनी फॉर सिटीजन, मीन्स इससे टाइम और पैसा दोनों बचता है। क्योंकि पहले क्या होता था कि सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट 10 रुपये का कोई भी स्कीम भेजती थी अपने सिटीजन्स के पास, तो वो 10 रुपये नहीं, वो उसको 1 से 2 रुपये का ही सिर्फ बेनिफिट मिलता था। बाकी जो 8 रुपीज़ थे वो जो मीडिएटर्स थे उनके बीच में, बिचौलियों के बीच में ख़त्म हो जाता था या कमीशन के तौर पे ख़त्म हो जाता था। बट क्या है कि जब ऑनलाइन जब से टाइम आ गया, कोई भी स्कीम्स है गवर्नमेंट उसको डायरेक्ट बैंक में भेजती है पैसे, तो इससे इंटरमीडिएट वाले सारे ख़त्म हो गए। तो इंटरमीडिएट ख़त्म होने से क्या हुआ कि एक तो सरकार कभी भी जब भी पैसे रिलीज़ करेगी उसे ऑन द स्पॉट जो बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में आ जाएगा और पैसे का कहीं पे लीकेज नहीं होगा। तो ये इसका टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा है कि जब पैसे का बेनिफिट होगा मीन्स वो लीकेज रुकेगा और टाइम भी रुकेगा, तो इससे एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। लाइक जैसे एक एग्जांपल है वाहन प्लेटफॉर्म, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के थ्रू आता है। लाइक आपको डीएल बनवाना हुआ, बनवाना हुआ, रिन्यू करना हुआ, तो ये वाहन प्लेटफॉर्म है, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या होता है, इससे एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाती है। और जो बेनिफिशियरी होते हैं, लाइक मैंने इसको अभी डिस्कस किया, बेनिफिशियरी एंड लीकेज का जो इशू है ये भी रिजॉल्व हो जाता है। और एक और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, जैसे कि आधार कार्ड को हम किसी भी अपने जॉब से लिंक कर दिए, स्पेशली मनरेगा के केस में, तो आधार कार्ड लिंक हो जाने से गवर्नमेंट के पास सारा डेटा पता चल जाता है, तो वो इफेक्टिव वे में उसके स्कीम्स और उसका पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करती है। और इन टेक्नोलॉजी के आ जाने से अकाउंटेबिलिटी जो है ऑफिसर्स की वो बढ़ जाती है, और जब अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है तो करप्शंस जो हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। क्योंकि सपोज अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाने से कोई भी
ऑफिसर्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है, वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है अपने एक्ट के लिए। तो इससे क्या होगा, वो कोई कभी भी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बढ़ जाती है, अकाउंटेबल ठहराया जाता है, तो वो कोई भी गलत काम नहीं करेगा, कोई भी स्कीम्स रहे, कोई भी पॉलिसीज रहे, उसको इम्प्लीमेंटेशन में गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि गलत काम करेगा तो फिर अकाउंटेबिलिटी की वजह से उसको सस्पेंड किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है। ये इसका बेनिफिट है। और इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप्स के डेटा है उसको कंबाइन करके हम उसको एक्चुअल बेनिफिशियरी के पास पहुंच सकते हैं। जैसे अभी गवर्नमेंट ने पैन कार्ड एंड आधार कार्ड को लिंक किया। अब इन दोनों के लिंक करने से ये पता चल गया गवर्नमेंट को कि इंडिविजुअल का अर्निंग कितना है, क्योंकि कहीं पे भी अर्निंग से रिलेटेड बात है तो आपको पैन तो देना ही है, आधार ये भी देना है। तो फिर आधार और पैन लिंक हो जाने से जो भी ट्रांजेक्शन्स है ये सरकार के पास ऑन रिकॉर्ड हो जाते हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस क्या हैं सर्विस डिलीवरी में। एक तो पहला डिजिटल डिवाइड है, क्योंकि 30% जो हाउस होल्ड्स हैं, 30% हाउस होल्ड्स में सपोज इंडिया में डिजिटल लिटरेसी अभी उतनी नहीं बढ़ी है। इंडिया में सिर्फ 38% जो लोग हैं वही डिजिटली लिटरेट हैं। डिजिटली लिटरेट मीन्स ऑनलाइन नेट के हेल्प से कुछ भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड काम कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में अभी लिटरेसी उस लेवल तक नहीं है। तो एक तो ये डिजिटल डिवाइड हो गया। दूसरे पे लैक ऑफ वर्कफोर्स मीन्स जितने भी स्टाफ की शॉर्टेज है, कहीं पे भी किसी भी ऑफिस में चले जाइए आप तो सुनेंगे जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो बोलेंगे कि काम का बहुत बर्डन है। तो क्योंकि जितना रिक्वायर्ड स्टाफ है उससे कम ही है करेंटली। तो ये एक तो लैक ऑफ वर्कफोर्स हो गया। तीसरा हो गया कि साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट, क्योंकि सारा कुछ हम ऑनलाइन करेंगे तो उस केस में क्या होता है, कभी भी सारा ऑनलाइन हुआ, इनके सर्वर हैक हो गया, हैकरों ने हैक कर लिया, तो उस केस में क्या होगा कि जो भी पर्सनल्स डेटा है, गवर्नमेंट डेटा है, वो लीकेज के चांसेस हैं। तो ये एक साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट काफ़ी बढ़ जाएगा। एंड उसके अलावा अभी हमारे पास सपोज टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करने में हमारे पास सफिशिएंट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लाइक कोई भी स्कीम्स हुआ तो वहाँ पे देखेंगे कि कंप्यूटर लगाना है, तो कंप्यूटर लगाने के लिए प्रॉपर इंफ्रा नहीं है। इन केस कंप्यूटर लगा हुआ है तो उसको नेट का प्रॉपर एक्सेस नहीं है। तो ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी हम काफ़ी पीछे हैं, क्योंकि एक डेटा के अकॉर्डिंग जो 48.6% डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही सिर्फ प्रॉपर फंक्शनल होता है ई फाइलिंग की फैसिलिटी। और इसका वे फॉरवर्ड ये निकाला जा सकता है कि जो डिजिटल लिटरेसी है इसको पहले तो हम बढ़ाएं। डिजिटल लिटरेसी बढ़ेगी तो फिर जो टेक्नोलॉजी का अच्छे से हेल्प करके हम पॉलिसी को प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसको ये लीगल एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड। और हमें जो भी अपना साइबर सिक्योरिटी है इसको इम्प्रूव करने के लिए हमें एक प्रॉपर टीम और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो मेंबर्स का कमेटी बनाना चाहिए, जिससे हमारा साइबर सिक्योरिटी के जो अटैक्स का है वो डर कम रहे। लाइक अभी क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, और इसके अलावा एडवांस्ड वायरलेस जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये सारे एक इन सब चीज़ों से लेकर साइबर सिक्योरिटी का डर बना रहता है। अगला हमारा टॉपिक है सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2023। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में था कि प्रेसिडेंट ने जो ये बिल है सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट एक्ट 2023 इसको एक्शन दिया था। तो हम देख लेते हैं कि ये इससे रिलेटेड और क्या न्यूज़ में था, क्योंकि जो सिनेमेटोग्राफ एक्ट था 2023 में जो आया है ये 1952 में जो पहले से एग्जिस्टिंग रूल है इसमें अमेंडमेंट किया है। और इसी एक्ट के थ्रू जो सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 वाला था इसी के अकॉर्डिंग ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फाइनेंस फिल्म सर्टिफिकेशन, शॉर्ट में जिसको CBFC हम बोलते हैं, जो इसमें सर्टिफिकेशन का काम करता है कि 18+ है, 16+ है, ए कैटेगरी का है या U/A कैटेगरी का है। इससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविज़न है सिनेमेटोग्राफी से रिलेटेड वो देख लेते हैं। एक तो पहले एज बेस्ड कैटेगरी है, लाइक एक
16+ है, 13+ है, 3 कैटेगरी रखा गया है। पहले क्या था कि 18+ था जिसको ए बोला जाता था, और एक बिलो 18 को हम यू बोलते थे, यूए। तो फिर एक तो 13+ रखा गया है, 16+ रखा गया है, ये और एक बच्चों के लिए रखा गया है कि 7+। और स्पेशली ये जो पेरेंट्स हैं और गार्जियंस हैं उनके लिए लाया गया है कि वो एक्सेस देंगे अपने बच्चों को, तभी ये लोग एक्सेस कर पाएंगे। और ये सिर्फ रिकमेंडेटरी है, ये सिर्फ रिकमेंडेटरी है। इसमें दूसरा प्रोविज़न रखा गया है कि जो टेलीविज़न है, टीवी है, उससे रिलेटेड प्रोविज़न है कि कोई भी फिल्म हुआ तो उसमें 2 कैटेगरी दिया जाएगा, एक ए हुआ, एस हुआ। और इसके लिए कोई भी ए हुआ या एस, उसके लिए हमें एक सेपरेट सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी, जिसको हम आगे समझेंगे। और इस एक्ट के थ्रू जो फिल्म का पायरेसी होता है, लाइक ऑनलाइन लीकेज हो गया या टोरेंट, जितने भी वेबसाइट्स हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं, टेलीग्राम पे आ जाते हैं, फिल्म रिलीज होने के पहले ही या फिर रिलीज होने के 1 घंटा बाद ही, 2 घंटा बाद ही टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाते हैं ऐसे फिल्म्स। तो इनको भी अब मॉनिटर किया जाएगा और इसको रखा जाएगा कॉपीराइट एक्ट 1957 में। अगला हमारा टॉपिक है कि सिनेमेटोग्राफ सर्टिफिकेशन रूल। लाइक सर्टिफिकेशन का किस कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है और उसमें कौन कौन से क्राइटेरिया हैं। तो पहला था ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इसके अंडर आता है। और इसके जो भी मेंबर्स होते हैं इनका टेन्योर होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक चाहती है तब तक ये अपने पोस्ट पे बने रहते हैं। और इसमें 1/3 जो होता है ये वुमेन्स होती हैं। हम देख लेते हैं कि करेंटली जो फिल्म का सर्टिफिकेशन होता है उससे रिलेटेड करेंटली क्या क्या इश्यूज हैं। पहला तो OTT प्लेटफॉर्म पे एक मेजर इश्यूज इस समय चल रहे हैं कि कोई भी ऑनलाइन कंटेंट आ जाता है तो वहाँ पे ये प्रॉपर सर्टिफिकेशन नहीं रहता है कि वो कौन से उसके ऑडियंस होनी चाहिए, कि 18+ होने चाहिए, 16+ होने चाहिए, या बच्चे भी देख सकते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी आ जाने से, OTT के आ जाने से, सपोज मोबाइल बच्चे एक्सेस कर रहे हैं और अचानक कोई 18+ का कंटेंट आ जाता है तो ये बच्चों के माइंड पे काफ़ी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो इसको मॉनिटर करने की ज़रूरत थी OTT पे, क्योंकि बहुत सारे OTT ऐसे हैं कि वहाँ पे कुछ भी रैंडम एडल्ट टॉपिक्स दिखाते हैं, वल्गैरिटी को ये करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा है अपना जो CBFC है, जो 1952 वाले एक्ट के थ्रू आया था, ये इनका इसमें कैपेसिटी की कम होने की वजह से जो सर्टिफिकेशन देने में ये बहुत टाइम लगाते हैं। और आप जानते होंगे क्योंकि इंडिया में डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस में मिला के फिल्में बहुत ज़्यादा बनती हैं, तो इसमें स्टाफ कम होने की वजह से इसमें सर्टिफिकेट प्रॉपर नहीं दे पाते हैं ऑन टाइम, काफ़ी टाइम लगा देते हैं। और इसमें ड्रॉबैक ये है कि जो ऑनलाइन का पायरेसी है, सपोज टेलीग्राम पे या फिर किसी अदर वेबसाइट पे मूवी लीक हो गया तो उसको ये मॉनिटर या टैकल नहीं कर पाते हैं। ये एक इश्यूज चल रहे थे, इसी को गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना था। और इसमें एक और प्रोविजन कि सपोज कोई भी पायरेसी हुआ वो फॉरेन कंट्री में, सपोज मूवी इंडियन है बट उसका पायरेसी अदर देन इंडिया हुआ, तो फिर उसको मॉनिटर करने का क्या प्रोविज़न होना चाहिए, इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक इसमें मेंशन नहीं दिया हुआ है। तो हम देख लेते हैं कि अभी बहुत सारे बच्चों को डाउट्स रहता है या फिर कैटेगरी कौन कौन सा है। तो एक तो यू होता है, मीन्स वो यूनिवर्सल होता है कि बिना रेस्ट्रिक्शन के आप उसको देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है, बच्चे भी देख सकते हैं, एक टीन भी देख सकते हैं, एडल्ट लोग भी देख सकते हैं। और इसके अलावा हुआ कि 7 ईयर्स वाले, 7 ईयर्स का एक हो गया, फिर 13+ हो गया एंड 16+ हो गया। पहले जो 16+ था उसको 12 ईयर रखा गया था, अभी बढ़ा के उसको 16+ कर दिया गया है। और ए जो होता है ये ओनली फॉर एडल्ट होता है। एंड एस होता है ये किसी भी स्पेशल प्रोफेशन के लोग हैं उनको देखने के लिए, सपोज कोई वकील से रिलेटेड, ये एडवोकेसी से रिलेटेड कोई मूवी है तो वो सिर्फ एडवोकेट्स लोग ही देखेंगे, ऐसे सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, उनको एस दिया जाता है। अभी हमारा अगला टॉपिक है, ये काफ़ी, ये इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको अभी के लिए हम
नहीं डिस्कस करेंगे। अभी हम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, सिर्फ उसको हम देखेंगे कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था और उसमें बोला था कि राइट टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। मीन्स क्या होता है कि अभी बहुत जगह क्लाइमेट चेंज की वजह से, स्पेशली वो माउंटेन और माउंटेनियर और हिली एरियाज की मैं बात कर रहा हूँ, कि वहाँ पे डे बाई डे वहाँ पे कभी तो वहाँ पे भूस्खलन आ जाती है, या फिर वहाँ पे भूकंप आ जाते हैं, या फिर बारिश आती है तो बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सरकार ने एक सुप्रीम कोर्ट ने एक राइट बोला है, जजमेंट में राइट के बारे में बात किया है कि जो क्लाइमेट चेंज है इसके एडवर्स इफेक्ट मीन्स नेगेटिव इफेक्ट से बचने का एक अधिकार सिटीजन्स को दिया है, जो कि आर्टिकल 24 और आर्टिकल 21 जो है इसमें रखा है राइट टू लाइफ में। और इसमें जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं और इसके हैबिटेट्स जो हैं ये काफ़ी ख़त्म होते जा रहे थे, तो इसको देखते हुए सरकार ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रखा हुआ है। और जो आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वालिटी, इसमें ऐड किया है। और इससे रिलेटेड चैलेंजेस क्या हैं, जो ये राइट है एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, इससे रिलेटेड जो जुडिशियल डिले है कि बर्डन, जो भी कोर्ट है जुडिशियल सिस्टम है, बर्डन ज़्यादा होने की वजह से प्रॉपर टाइम पे जजमेंट नहीं मिल पाता है, तो एक इसको इम्प्लीमेंटेशन करने में चैलेंजेस हैं। और उसके अलावा है कि सपोज़ पॉल्यूशन कोई फैला रहा है तो उसको टैकल करने के लिए बहुत डिफ़िकल्टी है कि ये टैकल कर फाइंड आउट करना कि कौन सी इंडस्ट्री या कौन से पर्सन ने ये पॉल्यूशन स्टार्ट किया है। फिर तीसरा है कि डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल कन्फ्लिक्ट, मीन्स कभी भी आप जब देखेंगे, जब भी डेवलपमेंट होता है तो उसका नेगेटिव इम्पेक्ट पड़ता है। जब भी देखेंगे कभी भी डेवलपमेंट हुआ, इससे क्या होगा कि हमेशा जो अपना इन्वायरमेंट है इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। सपोज़ कहीं पे रोड बन रहा है, माउंटेन में रोड बन रहा है, तो फिर रोड बनने की वजह से वहाँ पे माउंटेन को कट किया जाएगा। माउंटेन कट होने से क्या होगा कि जो वहाँ पे पेड़ पौधे थे वो उसको नुकसान होगा, और उन उसमें बहुत सारे जीव जंतु रहते होंगे, तो उनका भी हैबिटेशन जो है उसका ख़त्म हो जाएगा। तो जब भी ये ख़त्म होगा तो इन्वायरमेंट पे इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। और अपने पास इसमें नेक्स्ट चैलेंज है कि अपने पास मॉनिटरिंग के लिए कोई भी प्रॉपर सिस्टम नहीं है, ये इसका एक ड्रॉबैक है। और इसी चैलेंजेस को टैकल करना है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। अगला हमारा टॉपिक है कि टेम्पल रेगुलेशन इन इंडिया, क्योंकि रिसेंटली एक न्यूज़ में था कि कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली ने टेम्पल रेगुलेशन से रिलेटेड कुछ चेंजेस किए हैं। तो पहले तो देख लेते हैं कि लीगल प्रोविज़न उसका क्या है। तो आप एक देखेंगे आर्टिकल 25(1) में एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कोई भी आपका धर्म है तो उससे रिलेटेड आप कुछ अधिकार हैं वो वायलेट नहीं होनी चाहिए। फिर आर्टिकल 26 है, इसमें बोला गया है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, मीन्स आप जिस भी कम्युनिटी के हैं, किसी भी धर्म से हैं, तो आपको अपना धर्म प्रैक्टिस करना, अपना धर्म को मैनेज करने में के अगेंस्ट आपको सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है। तो टेम्पल रेगुलेशन के फेवर में कुछ पॉइंट्स हैं कि इससे क्या होगा कि सोशल रिफॉर्म होगा। मीन्स क्या होगा कि सब कोई क्या होता है कि कोई भी मंदिर है तो वहाँ के मंदिर में देखेंगे कि कोई भी पुजारी है तो उस पुजारी का पिछले 2-3 जनरेशन से पुजारी एक ही परिवार से आते जा रहे हैं। तो ये एक हेरिडेटरी इशू है कि सपोज कोई भी है तो वहाँ पे दूसरे लोगों को भी वहाँ पे राइट मिलनी चाहिए पुजारी बनने का। तो इसमें बोला गया है इसको इम्प्लीमेंट करने में टेम्पल रेगुलेशन के केस में सेकुलरिज्म का वायलेशन होगा, क्योंकि आप पता है कि जब भी टेम्पल को रेगुलेट करेंगे तो फिर उसका धर्म का निरपेक्षता खतरे में आ जाएगा। ये एक इसके अगेंस्ट में जाता है टेम्पल रेगुलेशन के केस में। और दूसरा इसमें इशू आ जाता है ऑटोनॉमी से रिलेटेड। सपोज कोई भी टेम्पल है तो उसको तो ऑटोनॉमी होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उसको ऑटोनॉमी होनी चाहिए अपना मंदिर मैनेज करने में,
कैसे मैनेज करता है, क्या मैनेज करता है, उसमें सरकार का, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। दूसरा एक फेवर में, उसके फेवर में, टेम्पल रेगुलेशन के फेवर में एक है कि कम्युनिटी वेलफेयर मीन्स मंदिर में कभी भी चढ़ावा आ रहा है तो उस फंड का यूज करके हम लोग किसी वहाँ के लोकल जो पब्लिक हुए, गरीब हुए, अनाथ हुए, फिर वहाँ के लोकल डेवलपमेंट के काम में हम उस फंड का यूज कर सकते हैं। ये कम्युनिटी वेलफेयर हो गया। अगला हमारा टॉपिक है, ये इतना अभी जो करंटली हम दिखा रहे हैं वो सारा उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। तो अगला हम टॉपिक मेरा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में हम बताते हैं कि जो कि ये बिल आया था 2023 में, 106 अमेंडमेंट था। तो इसके लिए दो प्रोविज़न ऐड किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, एक आर्टिकल 330A था और एक आर्टिकल 332A था, 332A था और 330A था। और इसमें बोला गया था कि 1/3 जो सीट्स हैं वुमेन के लिए वो रिजर्व रखा जाएगा लोकसभा और स्टेट असेंबली में। और जो इसमें बोला ये भी गया था कि जो 1/3 का रिजर्वेशन है वो SC ST में भी रखा जाएगा, करंटली एग्जिस्टिंग वाले रिजर्वेशन में। इसमें एक और क्लॉज ऐड किया गया था 334A में, और इसमें बोला गया था कि जब अपना डिलिमिटेशन हो जाएगा, फर्स्ट डिलिमिटेशन हो जाएगा, तो उस पॉपुलेशन की बेस पे हम इसको 1/3 का रिजर्वेशन देंगे। सपोज ये पास तो हो गया है बिल, लेकिन अभी करंटली देखेंगे कि ये अभी इफेक्टिव नहीं हुआ है, क्योंकि इफेक्टिव होगा अपना जो अगला सेंसस, ये अपना अगला सेंसस होगा वो 2026 के बाद। इसमें ऐसा डाला गया है अब कि 2026 के बाद वाला जो भी पहला सेंसस रहेगा उस बेस पे जो डिलिमिटेशन होगा, उस डिलिमिटेशन में 1/3 का रिजर्वेशन मिलेगा। और ये जो लाया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये इनिशियली 15 साल के लिए वैलिड है। इसको 15 साल के बाद फिर से वापस रिव्यू किया जाएगा। और इन केस वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है ये इंक्रीज हो गया, अराउंड 50% हो गए, तो फिर इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। मीन्स अभी ये पॉलिटिक्स में जो भी लोकसभा है और वहाँ पे आप देखेंगे महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम है। अभी हम एग्जैक्ट डेटा आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि जो अपना अभी करंटली 18th लोकसभा चल रहा है, इसमें सिर्फ 74 MP ही मुस्लिम वुमेन्स हैं। मीन्स 543 में से सिर्फ 74 ही वुमेन्स हैं। तो फिर इनको 50% अराउंड मेन एंड वुमेन आर इक्वल, मीन्स महिला और पुरुष में समान अधिकार, तो लगभग महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन भी काफ़ी होना चाहिए, ऑलमोस्ट 40-50% तो होना ही चाहिए। तो इन्हीं को देखते हुए 1/3 का रिजर्वेशन लाया गया था कि जिससे अपनी लोकसभा और MLA का जो इलेक्शन होता है विधानसभा में, दोनों जगह वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, तो वो महिलाओं के हितों की भी बात करेंगी वहाँ पे असेंबली में या फिर लोकसभा में अपना मुद्दा उठाएंगी, तो उनके बेनिफिट से रिलेटेड भी काम किया जा सकता है। फिर हम देख लेते हैं कि वुमेन की रिजर्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसा कि मैंने बताया कि 543 में से सिर्फ 74 MP ही महिलाएं थी, इसकी वजह से यहाँ पे लाना पड़ा है महिलाओं के उत्थान, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए। और दूसरा एक ऑक्सफैम इंडिया का डेटा है कि रिजर्वेशन ऑफ वुमेन मीन्स महिलाओं का रिजर्वेशन हो जाने की वजह से महिलाओं पे बहुत सारे जो क्राइम्स होते हैं, और क्राइम तो हो जाते हैं महिलाओं पे, बट वो रिपोर्ट अनरिपोर्टेड चले जाते हैं। तो जब महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा रहेगा तो महिलाओं की मुद्दा उठाएंगी, महिलाओं की बातें करेंगी, तो इससे क्या होगा कि महिलाओं के ऊपर जो क्राइम्स होते हैं उसकी रिपोर्टिंग बढ़ जाएगी। तो ये एक बेनिफिट है। और इससे रिलेटेड कुछ कंसर्न भी है, इस एक्ट से रिलेटेड कुछ कंसर्न भी है कि ये अगेंस्ट इक्वालिटी है। मीन्स हम इक्वालिटी की बात तो करते हैं कि पुरुष और महिला दोनों समान है, बट ये वायलेट करता है कि इक्वालिटी का, जब हम महिलाओं को 33% का रिजर्वेशन दे ही देंगे, वन थर्ड मीन्स अराउंड 33.33%, मीन्स हम 33% का जब महिलाओं को रिजर्वेशन पहले ही दे दिए, तो ये पुरुष और महिला में समानता क्या हुआ।
दूसरा है कि वोटर्स के जो वॉइसेस हैं उन पे भी इम्पैक्ट होगा। मीन्स कोई भी है वो पहले से इन केस प्लान किया है कि हम वहाँ पे प्लान किया है कि हम इसको वोट देंगे, और बाद में वो पता चला कि उसको वो सीट रिजर्व हो गया महिलाओं के लिए, तो वो महिला को तो जो भी रिजर्वेशन आ जाने से उस महिला को वहाँ पे नॉमिनेशन किया जाएगा, तो फिर इसकी वजह से उनका जो वोटर्स का चॉइस है वो लिमिटेड हो जाएगा। दूसरा इसका क्रिटिसिज्म है कि इस जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है ये सिर्फ लोकसभा और एमएलए के लिए, राज्यसभा में ये लागू नहीं होगा। एंड जो असेंबली है मीन्स अपर हाउस है, असेंबली का अपर हाउस है जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, इसमें भी ये अप्लीकेबल नहीं है। तो ये दो हैं, ये का मेजर ड्रॉबैक हैं इसके। अभी हम आगे देखेंगे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म का रेगुलेशन से रिलेटेड, क्योंकि ये यूपीएससी में देखेंगे ये काफ़ी हॉट टॉपिक है, क्योंकि डे बाय डे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। और आप देखेंगे अभी पिछले जब से कोविड आया 2020 के बाद से ओटीटी पे सीरियल्स हुए या फिर सीरीज हुए या मूवीज़ हुए, इनका रनिंग ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू जो हॉल में जाके फिल्म लोग देखते हैं उनके कंपेरिजन में। तो अभी के लिए ओटीटी में प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है, कंटेंट क्या होना चाहिए, उसमें गाली गलौज आप अक्सर देखेंगे कि जो ओटीटी रहता है उस पर बहुत गाली गलौज वाले कंटेंट्स रहते हैं, तो उसका कोई प्रॉपर सर्टिफिकेशन नहीं होता है, कोई रेगुलेशन नहीं है। तो इसी को रेगुलेशन से रिलेटेड ये है, न्यूज़ में था कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक्शन लिया था कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक्शन लिया था। इसकी वजह से न्यूज़ में था, जैसे हंटर्स हुए, रैबिट हुए, प्राइम प्ले हुए। तो हम देख लेते हैं कि ओटीटी क्या होता है। ओटीटी का फुल फॉर्म है ओवर द टॉप। ओटीटी इज ओवर द टॉप मीन्स ये होता है पब्लिक, जो इंटरनेट होता है इंटरनेट के थ्रू इसका एक्सेस किया जाता है। सपोज कोई वेबसाइट है, वहाँ पे वो मूवी या फिर कोई क्लिप हुआ उसको अपलोड कर दिया जाता है, और वहाँ उसका जो लिंक होता है या फिर उसके वेबसाइट पे जाकर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं। इसी को हम ओटीटी बोलते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम हो गया, जियो का प्लेटफॉर्म है, हॉटस्टार है, ये सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, मेजर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। इसका रेगुलेशन से रिलेटेड सरकार ने आईटी एक्ट भी लाया था, इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021, इसको फॉलो करने के लिए। इसमें अभी नेक्स्ट सब टॉपिक है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो पहला है कि कंज्यूमर का प्रोटेक्शन, क्योंकि कंज्यूमर का प्रोटेक्शन इन द सेंस कि आप क्या वॉच कर रहे हैं, आपने सपोज अपना डेटा डाला हुआ उस वेबसाइट पे, तो फिर उस डेटा का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। वो जो भी वेबसाइट पे आप एक्सेस कर रहे हैं वो डेटा आपको लीक भी कर सकती है। तो वही प्राइवेसी का, डेटा सिक्योरिटी का, ट्रांसपेरेंसी का इशू था। और यहाँ पे देखेंगे कि जो ओटीटी था उस पर ड्रग के केसेस, वायलेंस और एब्यूजिव लैंग्वेज, जो गाली गलौज वाली चीज़ों का यूजेस बहुत ज़्यादा किया जाता है। तीसरा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थे। मीन्स हम देखें, आप जब देखेंगे तो टीवी था, इनके लिए तो सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती थी, सिनेमा के लिए भी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती थी, वो कंटेंट 18+ है या फिर 13+ है। बट आप देखेंगे ओटीटी के केस में क्या था, इसमें कोई इसका कोई भी रेगुलेशन या सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं था। मीन्स सरकार के पास ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था। तो अभी क्या था, इसमें दोनों में, टीवी, सिनेमा और ओटीटी में भेदभाव हो गया था। तो अभी क्या होगा कि तीनों पे रेगुलेशन आ गया, टीवी पे भी आ गया, सिनेमा पे भी आ गया, ओटीटी पे भी आ गया। तो इससे क्या होगा, तीनों को इक्वल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगा। इसी को लेवल प्लेइंग फील्ड बोलते हैं, उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इससे रिलेटेड कुछ ओटीटी के प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कुछ कंसर्न्स हैं उसको रेगुलेट करने में। जैसे बहुत ज़्यादा हम रेगुलेट कर देंगे तो फिर उस पर कंटेंट लोग बनाना, अपलोड करना, डालना बंद कर देंगे या कम हो जाएगा। तो ये इसका एक इशू है कि ओवर रेगुलेशन नहीं करनी चाहिए। दूसरा है कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जब हम रेगुलेशन बढ़ा देंगे तो ओटीटी पे उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। सपोज अभी के लिए हॉटस्टार
हॉटस्टार पे मंथली जो सब्सक्रिप्शन है सपोज 120 रुपीज़ है, 120 रुपीज़ है, और इसका हम रेगुलेशन बढ़ा देंगे तो जो भी उसका मैन्युफैक्चरर होगा या फिर प्लेटफॉर्म, जो भी वो OTT प्लेटफॉर्म का मेंटेनेंस करने वाली कंपनी होगी, उसका चार्जेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ करनी रहेंगी। जब चार्जेस बढ़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं कस्टमर से ही वो उसको वसूलेगी, तो जब वसूलेगी तो वो 120 की बजाय हो सकता है 150 वो कर दे। तो ओवर रेगुलेशन में ये प्रॉब्लम है कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पड़ेगा। और बैरियर टू एंट्री मीन्स जब बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस हो जाएंगे तो बहुत लोग उस पर आना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ऑलरेडी वहाँ पे इतना रेगुलेशन है, आएंगे तो हम परेशान होंगे, बेटर है कि हम उसमें एंट्री ही ना लें। अभी मेरा अगला टॉपिक है सोशलिज्म इन इंडिया मीन्स सामाजिकता, भारत जो अपने देश में सामाजिकता से रिलेटेड। और ये मैटर हाईलाइट इसलिए कि जो अपने बिहार स्टेट के पूर्व CM थे कर्पूरी ठाकुर जी, इनको भारत रत्न दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था। और जो भी ये भारत रत्न दिया गया ये मरणोपरांत दिया गया था। तो देख लेते हैं कि सोशलिज्म क्या होता है, क्योंकि ये सोशलिज्म के फॉलोअर थे। तो सोशलिज्म वो होता है कि जो बेसिकली सोसाइटी पे फोकस करते हैं रादर देन कैपिटल। आप देखते होंगे कि कैपिटलिज्म हो गया, सोशलिज्म हो गया, तो ये कैपिटलिज्म मीन्स इसमें आर्थिक को से ज़्यादा ये कहीं ना कहीं सोसाइटीज़ के वेलफेयर की बात करते हैं, इसी को हम सोशलिज्म बोलते हैं। और इक्वालिटी की बात करते हैं, जैसे प्रीमल में अपना मेंशन है इकोनॉमिक पॉलिटिकल और सोशल के बारे में। और जो इसका सोशलिज्म का दो टाइप का सोशलिज्म होता है, एक रिवॉल्यूशनरी होता है, इसी को जो मार्क्स थे उनसे रिलेटेड इसका कॉन्सेप्ट दिया था, और दूसरा था इवोल्यूशन से रिलेटेड। ये स्टैटिक का पार्ट है, इसको हम बहुत ज़्यादा डिस्कस तो नहीं करेंगे अभी। तो अभी देख लेते हैं कि सोशलिज्म से रिलेटेड और कौन कौन से लीडर थे, जैसे आचार्य नरेंद्र देव हुए, जयप्रकाश नारायण जी हुए, राम मनोहर लोहिया। तो ये लोग सोशलिज्म के फेवर करते थे। और सेम उसी के फॉलोअर थे कर्पूरी ठाकुर जी, इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में भी हेल्प किया था, फिर सोशलिज्म वाली पॉलिटिक्स को लेकर आए थे। तो ये इनके इन्हीं सब पैरामीटर्स को देखते हुए भारत रत्न दिया गया था। तो हम देख लेते हैं इनके कंट्रीब्यूशंस क्या क्या थे। तो पहले अपने इंडिपेंडेंस के पहले क्या क्या इनके कंट्रीब्यूशंस थे, लेकिन इनका एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क था, फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर इनका अपना खुद का थिंकिंग था। और ग्रास रूट पे, ज़मीनी स्तर पे इनका काफ़ी पकड़ था। जो वर्कर्स हुए, लेबर क्लास हुए, किसान हुए, और जो गरीब तबका था, इन पे काफ़ी पकड़ था। तो आज़ादी के पहले भी इनका काफ़ी इम्पैक्ट हुआ करता था। एंड दूसरा, ये इंडिपेंडेंस के बाद इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के लिए बहुत सारा ये किया था। लाइक जैसे जो आइडिया है इक्वालिटी और सोशलिज्म का, इसको फेवर किया था इन लोगों ने। और जो महान बोलिस प्लान है जो अपना 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान आए थे, उसके ये फेवर किए थे। जो और इसके अलावा इन्होंने सोशल वेलफेयर से रिलेटेड जो सोशलिस्ट मूवमेंट थे, जैसे कि भूदान भूदान मूवमेंट, जैसे किसी के पास जमीन नहीं है तो उसके लिए भूदान मीन्स जमीन, जमीन को दान देना है, भूदान, ये दिया गया था आचार्य विनोबा भावे द्वारा। तो इनसे इन्फ्लुएंस होकर ये सोशलिज्म की फेवरिज्म थे। और सारे हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर कर दिया है। जो ये आरटीआई 2005 में आया था, ये स्टैटिक का पार्ट है, और ये उतना इम्पॉर्टेंट तो अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम के लिए नहीं है। और इनकेस आप कवर करना चाहें तो स्टैटिक में कवर कर सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ डायनेमिक इवेंट्स नहीं हुए हैं, इससे रिलेटेड आप स्टैटिक में पढ़ सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये भी इससे रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ में नहीं था, तो ये आप अपने स्टैटिक में कवर कर लीजिएगा। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उससे रिलेटेड क्या है। जैसे देखिए जेंडर जस्टिस के बारे में, तो आप जेंडर जस्टिस है तो वहाँ पे जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है उसका भी मेंशन कर सकते हैं।
फिर यहाँ पे एंड इसके अलावा एक स्वीकृति करके स्कीम था, उसको भी मेंशन कर सकते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड, इसमें क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से रिलेटेड है, तो उसको भी देख सकते हैं यहाँ पे। फिर पार्लियामेंट का पावर है, तो ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहाँ पे आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से PYQs हैं। और ये PYQ 2013 से 2023 तक के दिए हुए हैं, तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको भी देख सकते हैं। लाइक इसमें रिपब्लिक हुआ, प्रियम्बल हुआ, ये सारा। फ्रीडम ऑफ, यहाँ पे देखेंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के बारे में बात किया गया है। हेट स्पीच जो है, हेट स्पीच इससे रिलेटेड भी दिया है। तो हमने इसमें अपने लास्ट जो पॉलिटी वाला सेक्शन है उसमें पढ़ाया था, हेट स्पीच यहाँ पे बताया था। और अभी आगे हम लोग देख लेते हैं, ये सारा PYQ का दिया है तो इसमें कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसमें कुछ रिविजन से रिलेटेड अपेंडिक्स हैं, जैसे रिजर्वेशन वाला था, तो ये पॉलिटी में सबसे पहले हम लोगों ने कवर किया था। इसको आप वहाँ पे पॉलिटी वाला जो लेक्चर 1 और 2 है वहाँ पे देखेंगे, इसको हमने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। फिर गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू कर दिया था, उससे रिलेटेड भी हमने पॉलिटी वाले सेक्शन में कवर किया था। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके स्टेक होल्डर को कानून बनाने के लिए या फिर प्रॉपर सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला था, इसको भी हमने कवर किया था। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी हमने ऑलरेडी पॉलिटी सेक्शन लेक्चर 2 में डिस्कस किया हुआ है। डिलिमिटेशन के बारे में भी हमने किया है कि जो सेंसस हो जाने के बाद डिलिमिटेशन गवर्नमेंट 2026 के बाद कर सकती है। फिर यहाँ पे देखेंगे कि फेडरल फिजिकल फेडरलिज्म था, मीन्स सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं उनसे रिलेटेड फाइनेंस का प्लानिंग और उनके टैक्सेशन से रिलेटेड इश्यूज थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ स्टेट गए थे, तो उससे रिलेटेड हमने भी डिस्कस किया है। तो अभी क्या है इसमें बचा है, एक बार देख लेते हैं। तो हमने ऑलमोस्ट सारे जो टॉपिक्स हैं कवर कर लिए हैं। अभी हम अगला जो भी मैगजीन आएगा, स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशन इकोनॉमी, इसको हम कवर करेंगे थोरली, जिससे आप 24 के मीन्स आप लिख रहे हैं तो फिर आपको उसमें 2x की स्पीड पे आप देख के उसको नोट्स बना सकते हैं और उसको डेटा को इंटीग्रेट कर सकते हैं, अपने ऐड ऑन कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग नोट्स में। और इनकेस आप 2025 या फिर 2026 में टारगेट कर रहे हैं तो आपको थॉरली ये वीडियो देखनी चाहिए कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्योंकि आप ये 120 पेज पढ़ने जाएंगे तो आप कम से कम 10 दिन लगेंगे, और 10 दिन 5 दिन लगेंगे, 4-5 दिन लगेंगे, सॉरी 7-8 दिन लगेंगे। तो इससे बेटर है कि आप यहाँ पे इसको देख लेंगे, कि एक बार देख लेंगे कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। नहीं तो फिर आप सारे पेजेस को नोट्स बनाने बैठ जाएंगे। तो आप जो अपकमिंग एस्पायरेंट्स हैं जो टारगेट कर रहे हैं स्पेशली 2025-26 में, उनको ये वीडियो देखनी चाहिए। और इसके बाद हम इकोनॉमी एंड इंटर जो IR है अपना, इंटरनेशनल रिलेशन, इसको हम टॉपिक कवर करेंगे थॉरली। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल एंड share it with your friends.